हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट FOM2 का, और इसके अंदर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट की बात करूं तो इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया आपको पहले दे दिया गया था जब आपने कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा के बारे में देखा था FOM1 के अंदर लॉगरिथमिक सेक्शन में। ठीक है, हमने बोल रखा था वहाँ पे बेसिक डेफिनेशन, बट हम फिर से वापस से इसको स्टार्ट करते हैं वहीं से जो चीज़ हमने पहले भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर रखी है। तो सबसे पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, पार्ट कह लो या फिर कहो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसकी बात करें हम तो इसका सिंबल क्या था, कुछ इस तरीके का था। ये दो बड़े ब्रैकेट्स के बीच में x लगा देते थे, तो इसका मतलब था ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x की बात यहाँ पे की जा रही है। और हमने क्या बोला था, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा GIF लिख करके। ठीक है, तो जब तक हमें इस तरीके का ब्रैकेट दिया हुआ है, और क्वेश्चन में नॉर्मली क्या होता है कि जब भी जेई पूछता है तो हमेशा वो लिख देता है कि वेयर दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स GIF, ठीक है, या दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा लिख दिया जाएगा, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। अगर ये नहीं लिखा गया है तो हम अपने मन से नहीं इसको मानेंगे कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है। जब कभी भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा तो वो लिखेगा क्वेश्चन में कि वेयर दिस सिंबलाइजेस या फिर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x। ये बात समझ में आ रही? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x के बारे में हमने क्या बोला था, कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा था कि अगर इंटीजर पार्ट ऑफ 5 की बात की जाए तो इंटीजर पार्ट 5 का तो क्या होगा, 5 ही होगा। इंटीजर पार्ट ऑफ 0 की बात की जाए तो वो तो क्या होगा, 0 ही होगा। इंटीजर पार्ट ऑफ -5 की बात की जाए तो वो भी क्या होगा, -5 ही होगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें देखना चाहिए कि बाकी केसेस में क्या हो रहा है। यहाँ पे तो जो हम इंटीजर पार्ट के अंदर क्या रख रहे थे, इंटीजर ही रख रहे थे, और वो इंटीजर एज इट इज बाहर निकल आता है। बाकी बात हम करते थे कि जब हम किसी भी डेसिमल या इररेशनल इस तरीके की टर्म की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। जैसे क्या किया था हमने, मान लो 1.9, तो 1.9 मान लो यहाँ आता है, तो 1.9 के इधर उधर वाले इंटीजर्स लिख लो। क्या आएगा, इधर 1 आएगा और इधर क्या आएगा, मान लो 2 आएगा। ठीक है, क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ 1.9 का मतलब ये नहीं है कि इसको हम 2 कर दें क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 2 है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना है। इसका क्या मतलब होता था कि इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में जाओ, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में जाओ, जो सबसे पहला इंटीजर मिले वही हमारा आंसर होगा। ये जब था इंटीजर अंदर डाल रहे था तो आउटकम भी क्या आता था, वही एज इट इज आ जाता था। लेकिन जब हमने इंटीजर की जगह कोई डेसिमल डाल दिया तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पे उसको प्लॉट करेंगे और कहेंगे कि उससे लेफ्ट साइड में जाने पे सबसे पहला इंटीजर हमें कौन सा मिलता है। सबसे पहला इंटीजर हमें 1 मिला। ठीक, इसी तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए हम -1.9 की बात करते हैं, -1.9, तो इधर उधर वाले इंटीजर्स बना दो। यहां पे आपका आया -2, यहां पे आपका आया -1। ठीक है ना, ये तो कहां जाना था, हमें लेफ्ट साइड में जाना था। तो -1.9 से हम लेफ्ट में जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, -2 पे पहुंचेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ -1.9 की बात करूं तो कितना हो गया, ये -2 के बराबर हो गया। ठीक, इसी तरीके से देखिए, मैं कहता हूं -e² का इंटीजर पार्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, e की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, 2.7 के अप्रॉक्स होती है। अब e² कितना हो जाएगा, 7.29 के अप्रॉक्स हो जाएगा। माइनस साइन है तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ लिखा गया है -7.3 का इंटीजर पार्ट, ऐसा कुछ, इंटीजर पार्ट ऑफ -7.3, ऐसा कुछ कहां होगा। तो हम कह सकते हैं कि -8 और -7 के बीच में कहीं पे आता होगा -7.3, लेकिन हमें -7.3 तो लिखना नहीं है, हमें क्या लिखना है, -e² लिखना है। तो -e² हमने मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे, यहां से लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, ये कोई इंटीजर तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर हमें कौन सा मिलता है, -8। तो -e² का इंटीजर पार्ट कितना निकल करके आया, -8 के बराबर। सिमिलरली आप देखो, अगर मैं -π² की बात करूं तो -π² का मतलब क्या होगा, -π² का मतलब देखो
जिनको ना आइडिया हो वो लोग फिर से थोड़ा जान सकते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 के अप्रॉक्स होती है और पाई स्क्वायर अराउंड 9.86 आता है। ठीक है, पाई स्क्वायर की वैल्यू अराउंड 9.86 होती है। तो आप देखो इसको, अगर आपको एक तरीके से क्या पूछा जा रहा है, इंटीजर पार्ट ऑफ -9.86, तो आप क्या करोगे, आप नंबर लाइन पे प्लॉट करने जाओगे -9.86 को। तो -9.86 कहां लाई करेगा, -10 और -9 के बीच में होगा, है ना। तो हम -9.86 तो लिख नहीं सकते, अपन क्या लिखेंगे, -पाई² लिखेंगे। ठीक है, यहां कहीं -पाई² आया तो इसका इंटीजर पार्ट कितना हो गया, इसका इंटीजर पार्ट निकल करके आ गया -10 के बराबर। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट की बात करूं, जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही थी कि हमारे पास अगर इंटीजर पार्ट के अंदर कोई एक इंटीजर लिखा हुआ है तो एज इट इज बाहर निकाल दो, अगर कोई फ्रैक्शनल टर्म या फिर कोई डेसिमल इरेशनल नंबर लिखे हुए हैं तो उनका अप्रोक्सीमेशन लेकर के उसको प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, और नंबर लाइन पे उससे लेफ्ट में जाना शुरू करो। लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। तो ग्राफ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बड़ा इसका अच्छा सा होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, कैलकुलस में तो जरूरत से ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का मतलब क्या है, हम क्या बनाने वाले हैं, y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x, ये ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसके लिए क्या करें, सबसे पहले हमने क्या किया, नंबर लाइन पे आप पहले इसकी डेफिनेशन को समझना शुरू करो। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का सबसे बढ़िया बात यह है कि आपकी डेफिनेशन इसकी बड़ी शानदार आती है, इसकी इतनी अच्छी डेफिनेशन आएगी आपको, अलग अलग अगर इसके पार्ट्स करके आप डिवाइड करके देखोगे कि आपको लगेगा कि मतलब बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट्स को हमेशा देखने का तरीका क्या होता है, हमेशा इसको अपन ट्राई करते हैं कि इसको इंटरवल्स में, अलग अलग इंटरवल्स में ट्राई करें कि किस इंटरवल में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो ऐसे देखो सबसे पहले, और उसी के बेसिस पे ग्राफ भी हम बनाने वाले हैं। तो अगर हमारा x, मान लीजिए कि x मेरा 0 और 1 के बीच का था, थोड़ी देर के लिए हम ऐसे मानना शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मेरा x 0 और 1 के बीच का था तो उसका इंटीजर पार्ट कितना निकलेगा, देखो 0 पे मैंने इक्वलिटी लगाई है, 1 पे नहीं लगाई है। ठीक है, तो मैं 0 ले लूं, 0.1 ले लूं, 0.2 ले लूं, 0.5 ले लूं, 0.9 ले लूं, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट मुझे क्या रिजल्ट देगा, 0 ही देगा। ये बात क्लियर है? अब तक अगर आपने डेफिनेशन समझी है इसकी और नंबर लाइन पे प्लॉटिंग वाली बात समझी है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 0 पे तो चलो सीधा निकल जाएगा 0, लेकिन अगर 0 के अलावा और कोई नंबर रखते हो, मान लो 0.95 भी रखते हो, ठीक है, तो क्या करना होगा, उससे लेफ्ट में चलना होगा और सबसे पहला इंटीजर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा x इस इंटरवल में रहता तो मैं क्या करता, इसको 0 लिख देता। ठीक है, फिर आगे क्या करूं, आगे x को फिर से सोचूं मैं कि x अगर मेरा 1 और 2 के बीच में रहता तो इसका आउटकम मैं 1 लिख देता। फिर अगर x मेरा 2 और 3 के बीच में रहता तो मैं आउटकम लिख देता 2। x मेरा अगर 3 और 4 के बीच में रहता तो मैं आउटकम लिख देता 3। ये मेरा प्रोसेस होता। ठीक है, अब निगेटिव साइड में भी लिख लेता हूं, सिर्फ पॉजिटिव ही। ठीक है, तो x अगर मान लो मेरा -1 और 0 के बीच में जाए, ठीक है, अगर x मेरा -1 और 0 के बीच में जाए तो -1 पे रिजल्ट क्या बनेगा, -1 मिलेगा, और -0.9 अगर रहता तो भी क्या बनेगा, -1, -0.1 अगर रहता तब भी कितना बनेगा, -1, तो रिजल्ट कितना आएगा, -1 ही आएगा। फिर इसी तरीके से देखिए, अगर x मेरा -2 और -1 के बीच है तो भी आप समझ सकते हो, -1.9 इंटीजर पार्ट कितना देगा, -2, -2 भी क्या इंटीजर पार्ट देगा, -2, -1.1 भी कितना इंटीजर पार्ट देगा, -2, तो ये कितना रिजल्ट देगा, -2। इस इंटरवल का कोई भी x उठा लो, हमेशा इंटीजर पार्ट क्या निकल करके आ रहा है, -2 के बराबर। फिर इसी तरीके से देखो, x अगर मेरा -3 से -2 के बीच है तो इंटीजर पार्ट कितना निकलेगा, -3। ये हमें कुछ डेटा मिल गया। अब इस डेटा को हमें प्लॉट करना है ग्राफ बनाने के लिए, तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। अब देखो, ये मेरे पास हो गई x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक, ओरिजिन अपना ये वाला पॉइंट हो गया। अब अपन थोड़ा सा मार्किंग कर लें, इन्हीं सारे पॉइंट्स को अपन मार्क कर लेते हैं थोड़ा, है ना। यहाँ पे मान लो हमारे पास है -1, यहाँ पे मान लो मैंने मार्क कर दिया -2, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया -3। ठीक, और इसी तरीके से इधर मैं कहता हूं, ये तो खैर 0 है, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे मान लो 3 है। ठीक, और इसी तरीके से मान लो यहाँ पे 4 था।
ठीक है, 0 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 इन सबको मार्क कर लिया। अब अपन इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या पता चला कि भाई y की वैल्यू 0 ही बनानी है। कब? पूरे इस इंटरवल में। यही सबसे अच्छी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर की, पूरे एक इंटरवल में ये एक सिंपल सा कांस्टेंट बन गया, ठीक है। और इसीलिए ये बड़ा यूजफुल हो जाता है हमारे लिए बहुत सारी चीजों में, ठीक है। कि अब और इसके ग्राफ बनाने का भी यही तरीका है कि आप देखो कि ये कांस्टेंट कैसे कैसे इंटरवल्स में बन रहा है, ठीक है। तो आप देखो सबसे पहले ग्राफ सिंपल, पहले इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स के ग्राफ की बात करते हैं। तो इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स में देखो 0 से 1 के बीच जब है तो आउटकम क्या आता है? 0 के बराबर आता है। तो आपने क्या किया, इसका आउटकम बना दिया कि भाई ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। ब्लू पेन से करते हैं। तो 0 से 1 के बीच हमें क्या मार्क करना है? 0 मार्क करना है। 0 से 1 के बीच थ्रू आउट कैसा रहेगा? 0 एक्सेप्ट 1। यहां पे ध्यान देना 0 ही बनाने वाले हैं, लेकिन x की वैल्यू इस समय 1 के बराबर नहीं है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग हम क्या करें? एक हॉलो सर्कल बना दें। 0 से 1 के बीच वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? हमारे पास 0 रहेगी एक्सेप्ट दिस पॉइंट, ठीक है। 1 तो हमारा नॉट इंक्लूडेड है ना, नॉट इंक्लूडेड वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हॉलो सर्कल बन गया। फिर हम 1 से 2 के बीच आते हैं। 1 से 2 के बीच क्या होगा? जब x मेरा 1 से 2 के बीच है तो मुझे क्या प्लॉट करना है? y इक्वल टू 1 प्लॉट करना है। y इक्वल टू 1 मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से कहां तक? 1 से 2 के बीच। तो हमारे पास बनेगा क्या? 1 से 2 के बीच 2 नॉट इंक्लूडेड। इसके बाद देखिए 2 से 3 के बीच हमें क्या बनाना है? y इक्वल टू 2 बनाना है। ऐसा कुछ आएगा 2 से 3 के बीच। 3 से 4 के बीच हमें क्या बनाना है? y इज इक्वल टू 3 बनाना है। तो y इज इक्वल टू 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो अब आप देखो इसकी भी मार्किंग कर देता हूं मैं। ये आपका रहा मान लो 1, ये हो गया आपका कितना 2, और ये आपका आ गया 3, ठीक है। अगर कोई कहे 4 पे वैल्यू कितनी है, तो 4 मान लो हमें 4 पे भी दिखाना रहे, तो 4 पे हम कहां जाएंगे? 4 पे हमें एक अलग से पॉइंट, सिंगल पॉइंट यहां दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 4 करस्पॉन्डिंग यहां तो क्या बन गया है? हॉलो सर्कल, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड था ना 3 to 4 में। एग्जैक्ट 4 पे वैल्यू कितनी आएगी? इंटीजर पार्ट ऑफ 4 कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो हमें ये अलग से एक पॉइंट यहां पे डिस्प्ले करना पड़ेगा, और ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा हमारे 4 को। तो ये ही सबसे अच्छी बात है कि हर एक इंटरवल में ये छोटा छोटा सा कांस्टेंट बन जा रहा है, और इन कांस्टेंट्स को हम केवल एक सिंपल लाइन खींच करके मार्क कर सकते हैं। अगर हम कहें कि वैल्यू कितनी है, तो इस 1 से 2 पूरे इंटरवल के लिए 1 है, 2 से 3 वाले पूरे इंटरवल के लिए एक्सेप्ट 3 कितनी है? 2 है, 3 से 4 पूरे इंटरवल के लिए एक्सेप्ट 4 कितनी है? 3 के बराबर है। तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं अलग अलग इंटरवल्स में। इधर भी बात कर लेते हैं। 0 से -1 के लिए देखिए कैसा ग्राफ बनेगा। 0 से -1 में हमारे पास आएगा, क्या बनाना था हमें? y इक्वल टू -1। तो -1 ड्रॉ कर दो। -1 हमें इंक्लूड करना है, और यहाँ पे 0 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है ना। -1 इंक्लूडेड, 0 एक्सक्लूडेड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1। फिर आगे देखिए -2 से -1 के बीच का जब पोर्शन है तो हमें क्या बनाना है? y इक्वल टू -2। तो यहाँ पे देखो ये -2, फिर और नीचे गए -2 और -3 के बीच में हम क्या करें? तो यहाँ पे ऐसा -3। ये हमारे पास ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ है। इसमें थोड़े बहुत आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे, कुछ और भी हम इस पे ग्राफ्स प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। पहले अभी अपन सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x को बेसिकली इसके ग्राफ को केवल डिस्कस कर रहे हैं। क्या हुआ बेसिकली? ये अलग अलग इंटीजर वैल्यूज लेता जा रहा है हर एक इंटरवल में। कांस्टेंट हमें लाइंस ड्रॉ करनी है, लेकिन वो कहीं कहीं पे बदल जाएंगी। कहां पे बदली? वो 2 पे, 3 पे, 4 पे, इन सब पे ये वैल्यूज बदलती गई हैं, ठीक है। तो ये एक बार ये आपको ग्राफ ये पता होना चाहिए, और इसी के बेसिस पे जो हमने लॉजिक यूज किया है कि अलग अलग इंटरवल्स में हमने ब्रेक किया है, और उस इंटरवल के करस्पॉन्डिंग हमने खोजा है कि कौन सा इंटीजर वैल्यू हमें थ्रू आउट मिल रही है। थ्रू आउट 2, थ्रू आउट 1, थ्रू आउट 3। यहाँ पे थ्रू आउट क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था। ऐसे ही -3, -2, -1। हमने क्या किया? इन नॉर्मल सी हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने बस ऐसे ड्रॉ कर दिया है। अगर हमसे कहा जाए कि सिर्फ 4 पे वैल्यू बताइए, वो पॉइंट डिस्प्ले कराना हो, तो वो पॉइंट एक सिंगल यूनिक पॉइंट हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। तो ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x का। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस पे जो मैनिपुलेशंस हैं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे,
कुछ क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि इस पे मैनिपुलेटेड ग्राफ्स कैसे बनाए जा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने के पहले एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है, इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 1 एंड इंटीजर पार्ट ऑफ x इनटू इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 6, देन फाइंड x एंड y, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले पॉज कीजिए और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करिए सॉल्व करने का, ठीक है। इंटीजर पार्ट जैसी कोई चीज है नहीं, आपको दिख रहा होगा कि इंटीजर पार्ट ऑफ x आप a मान लो, इंटीजर पार्ट ऑफ y को b मान लो, तो ये a इंटू बी और ये a माइनस b, बस इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। सोल्यूशन कैसे होगा, तो आप देखो यहाँ पे इंटीजर पार्ट ऑफ x को a मान लिया, इंटीजर पार्ट ऑफ y को b मान लिया और ये 1 है। यहां से हमें दिख रहा है a इंटू बी इज इक्वल टू 6, तो a माइनस बी मेरा 1 के बराबर है, a इंटू बी मेरा 6 के बराबर है। मुझे क्या करना है, a b की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो a b निकालने बैठ गए। a b कितना आएगा देख लो, a की जगह हम क्या रख दें, b प्लस 1, तो b इंटू बी प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो यहां से क्या आया, b स्क्वायर प्लस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो b प्लस 3 इंटू बी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब हुआ b की वैल्यू क्या मिली, -3 और 2, ठीक है। तो अगर b मेरा -3 है तो a कितना होगा, -2 निकाल सकते हैं। फिर b 2 है तो a कितना होगा, 3 होगा। लेकिन हमें a b से क्या मतलब, हमें तो x और y चाहिए। तो अब देखिए आप ये क्या था, इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू -3, और हम उस समय भी क्या कहते थे, इंटीजर पार्ट ऑफ x आपका क्या होना चाहिए उस समय, -2, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन ये बना। दूसरा कॉम्बिनेशन, इंटीजर पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 2 जब था तो उस समय हम क्या चाहते थे, इंटीजर पार्ट ऑफ x को कि वो 3 के बराबर हो जाए, ठीक है। अब आइए इसको देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए इंटीजर पार्ट ऑफ y अगर -3 है तो y क्या हो सकता है, जरा बताओ मुझे, y क्या हो सकता है। अगर इंटीजर पार्ट ऑफ y को -3 आना है तो y की कौन सी वैल्यूज ले सकता हूं। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग सोचोगे तो कभी गलत नहीं होगे। क्या होगा, आप देखो, आप चाहते हो ये -3 रहा, ये -2 रहा, आप -4 भी प्लॉट कर लो, ये रहा। आपको इंटीजर पार्ट का आउटकम कैसा चाहिए, -3 के बराबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इससे राइट साइड का पॉइंट लेंगे ना। अगर भाई यहां का पॉइंट लेते हो तुम, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या मिलेगा, उसके लिए क्या करोगे, इसके लेफ्ट में जाओगे, और लेफ्ट में जाओगे तो सबसे पहला इंटीजर कौन मिलेगा तुम्हें, -3 मिलेगा। तो ये पूरा पोर्शन तुम्हारा हो गया, एक्सेप्ट दिस -2 इंक्लूड नहीं करना है। तो y का आंसर यहां पे क्या हुआ, y का आंसर आया आपके पास -3 इंक्लूडेड, -2 एक्सक्लूडेड, ये आ गया। अब इस पे आते हैं इंटीजर पार्ट ऑफ x के लिए। अब यहां देखो, इसको भी इधर उधर के पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए, -2 ये रहा, -3 ये रहा, -1, ठीक है। अब क्या होगा, मुझे इंटीजर पार्ट चाहिए -2, तो -2 इंटीजर पार्ट ले आने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके राइट के पॉइंट्स मार्क करूंगा, ठीक है। तो राइट के पॉइंट मार्क करूंगा तो मुझे इंटीजर पार्ट निकालने के लिए किधर चलना होगा, लेफ्ट चलना होगा ना, ठीक है। ये पॉइंट है, मान लो इसका इंटीजर पार्ट मुझे चाहिए, तो कहां जाऊंगा मैं, इसके लेफ्ट में जाऊंगा। लेफ्ट में जाऊंगा तो मुझे -2 मिल जाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, इस बार -2 से -1 को एक्सक्लूड कर दिया। अब इधर आते हैं, इंटीजर पार्ट ऑफ y इक्वल टू 2 है। अब देखो इंटीजर पार्ट ऑफ y अगर 2 के बराबर है तो यहाँ पे कैसे मेंशन करें, ये 2 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 3 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा और आसान है, नेगेटिव में फिर भी थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को, पॉजिटिव में और आसानी से हो जाएगा। क्या कि अगर मैं ये सब देखूंगा तो इसके लेफ्ट साइड में जाते ही मुझे 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू इस बार क्या होनी चाहिए, y की वैल्यू 2 से लेकर के 3 एक्सक्लूडेड, ठीक है। इस पोर्शन में रहा अगर कोई पॉइंट तो लेफ्ट साइड में मुझे जाके 2 दे देगा इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट ऑफ x 3 चाहिए, तो अब आप देखो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4। अब आप देखो यहाँ पे जाओगे ना, इसके लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3 से 4 एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो ये हमारा आसान सा क्वेश्चन रहा। अब अपन स्टार्ट करते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज कहें तो बहुत छोटी छोटी सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन पे थोड़ा लेकिन ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट का क्वेश्चन करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन आप लोग फालतू में बहुत ज्यादा क्रिएट कर लेते हो इसको लेकर के, खास करके स्टार्टिंग फेज में कहा जाए, ठीक है, जब ये नई चीज होती है, ठीक है। तो वो अवॉइड करना है आपको कंफ्यूजन नहीं पालने हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अगर आप वैल्यू पे बेस्ड इसको देखोगे कि भाई ये 0.5 पे कैसा बिहेव करता है, 2.5 पे कैसा बिहेव कर रहा है, कुछ वैल्यू पुटिंग से देखोगे तो बड़ा आसानी से आप इन सारी प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें लॉजिकली सोचोगे, एक्स के टर्म्स में अलजेब्रिकली अगर कहा जाए तो ज्यादा दिक्कत होगी, आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको सोचना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहला मैं प्रॉपर्टी क्या बताने जा रहा हूं, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स
ऑलवेज लाइज इन बिटवीन x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 टू x। अब फिर से अगर आप इसको सोचने लगे कि भाई ये क्या लिख दिया तो बड़ी दिक्कत है। आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज के अकॉर्डिंग सोचना है। आप सोचो कि अगर x मेरा इंटीजर हो जाए, मान लो 5 हो जाए, -5 हो जाए, 0 हो जाए, तो इंटीजर पार्ट ऑफ x के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब इंटीजर पार्ट ऑफ x के अंदर x हमने क्या डाला, कोई इंटीजर डाल दिया, तो आप खुद सोच सकते हो ना कि ये दोनों टर्म्स आपस में कैसे हो जाएंगे, फिर बराबर ही रहेंगे, है ना। x कहे तो भी 5, इंटीजर पार्ट ऑफ 5 कहें तो भी 5, तो बात बराबर ही है दोनों की, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू x हो सकता है, कब हो सकता है, जबकि x हमारा क्या हो, एक इंटीजर हो, ठीक है। तो आप कह लो कि वेयर इक्वालिटी होल्ड्स, ठीक है, वेयर इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन x इज एन इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू x होगा। फिर आगे बढ़े, अब आप देखो x -1 से बड़ा है, x से छोटा है, ये बातें अभी बची हुई हैं। तो आप सोचो खुद कि अगर मैं 7.9 की बात करता हूं x की जगह, तो इंटीजर पार्ट क्या देगा, वो इंटीजर पार्ट वो 7 देगा, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या कंडीशन? भाई ऐसे देखो, मैंने x को मान लो ले लिया 7.99, ठीक है, 7.99 ले लिया, ठीक है। अब देखो आपका इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना देगा, 7 देगा। मैं ऐसे लिखता हूं पहले, इंटीजर पार्ट ऑफ 7.99 लाइज इन बिटवीन, इधर क्या आया 7.99 और इधर कितना आया 6.99। सही है कि नहीं ये बात? 7 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली इनइक्वालिटी फिलहाल ट्रू है। अब और बात कर लेते हैं यहाँ पर। अपन कहते हैं मान लो x को 8.01 लिखने लग गए, तो इंटीजर पार्ट ऑफ 8.01 यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा आपका 8.01 और यहां पे आप लिखोगे 7.01। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। 8 लाई करता है कि नहीं, इन दोनों के बीच में करता है। दैट मीन्स कि ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इक्वालिटी कब होल्ड की, जबकि x हमारा इंटीजर था। बाकी हर समय हम कहें तो ये इनइक्वालिटी हमारी होल्ड करेगी, x -1 और x के बीच में इंटीजर पार्ट ऑफ x लाई करेगा। ये बात आप भूल जाते हो आगे, क्योंकि ये लिमिट्स में यूज आता है। जब आप लिमिट्स में पहली बार जाते हो तो आपको ये इनइक्वालिटी ध्यान नहीं आती बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको इससे याद रखना है, इंटीजर पार्ट ऑफ x ऑलवेज लाइज इन बिटवीन x -1 एंड x, वेयर इक्वालिटी होल्ड्स फॉर x इन केस ऑफ इंटीजर x, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी अपनी ये है, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस कोई, मान लीजिए मैंने साथ में इंटीजर अंदर ऐड कर दिया या सबट्रैक्ट कर दिया, तो अपन क्या करें, अगर ये इंटीजर ऐड हुआ है तो वो इंटीजर एज इट इज आप बाहर निकाल सकते हो। मतलब इसको आप लिख सकते हो इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस माइनस i लिख सकते हो। लेकिन अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर हम बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे देखिए, इंटीजर पार्ट ऑफ मान लो यहाँ पे था 5.6 और प्लस माइनस मैंने 2 लिख दिया, ठीक है, +2 मान लो, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, +2 मान लो ले लिया मैंने, तो 5.6 + 2 कितना आएगा, इंटीजर पार्ट 7 आएगा। हम इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटीजर पार्ट ऑफ 5.6 + 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस साइन भी रहता तब भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप सोचो, अगर मैंने क्या किया, 5.6 + 2.5 डाल दिया, तो अब क्या होगा, इंटीजर पार्ट ऑफ 5.6 और प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ 2.5, ये है क्या? नहीं, ये तो 8 दे रहा था, यहां से कितना आया, 7 आया, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब इंटीजर यहां है, ये सब कंफ्यूजन रहती है, ये चीज को ध्यान रखना, ये इंटीजर है तभी वो इंटीजर बाहर निकलेगा। इंटीजर के अलावा और कुछ भी आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में बात की जा रही है, ठीक है। इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस माइनस i, दैट i कैन बी रिटन आउटसाइड दैट ब्रैकेट, ठीक है, ये बात ठीक है, ठीक है। लेकिन i इंटीजर की जगह पे अगर यहां पे कुछ भी और हुआ तो फिर हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये i का मतलब वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट किसी कंफ्यूजन हो तो लिख सकते हो, वेयर i शुड बी एन इंटीजर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड, जब हम यही बात n इंटू एक्स के लिए करेंगे, या फिर मैं इस i को भी चेंज कर देता हूं, n लिख देता हूं, और ऐसे लिख लो आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, वही बात है, अलग अलग तरीके से लिखी जा रही है।
थर्ड पॉइंट, इंटीजर पार्ट ऑफ nx अगर लिखा है, n को मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो चाहे n इंटीजर हो चाहे ना हो, हम कभी भी ऐसा नहीं करते, n इंटीजर पार्ट ऑफ x नहीं करते। क्योंकि अब फिर से इसका एग्जांपल आप समझिए। आप सोचो कि मैंने ले लिया x को 5.6 और n को ले लिया मैंने 5 मान लो, तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया 5 × 5.6, इसने तो ये दिया। इसका इंटीजर पार्ट आपको कितना दिखा, 28, और इधर क्या आएगा आपका 5 × इंटीजर पार्ट ऑफ 5.6, ये कितना बनेगा आपका, ये तो 5 बन जाए, 5 × 5 मतलब 25 बन जाएगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो nx को हम n इंटीजर पार्ट ऑफ x नहीं लिख सकते, ये बात आपको याद होनी चाहिए। n कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, n इंटीजर हो ना हो कुछ भी हो, कभी भी मल्टीप्लिकेशन वाला केस इस तरीके से बाहर नहीं निकलेगा, ये याद रखो। इसमें आप लोग मतलब बहुत बार गलतियां हर कोई करते हो, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट ऑफ nx अगर है तो n को हम बाहर नहीं निकाल सकते, मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म जो होता है वो बाहर नहीं निकलता, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला n बाहर निकल जाता है, लेकिन उस टर्म को कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तब हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। वैल्यूज के अकॉर्डिंग सोचोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, फालतू में रटोगे तो दिक्कत हो सकती। तो फोर्थ पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट है इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ -x। अब फिर से इसको वैल्यू के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करो। अगर मान लो मेरा x इंटीजर है, ठीक है, मान लो 5 है, तो इसने क्या दिया 5, इसने क्या दिया -5, सम कितना हो गया 0। तो इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ -x विल बिकम इक्वल टू 0। कब, जबकि x हमारा क्या था, इंटीजर था। अब बात करते हैं दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, दूसरा केस भी देखिए। अगर मान लीजिए x आपका इंटीजर नहीं है, तो मान लिया मैंने, जब x इंटीजर नहीं है तो बिहेवियर कैसा होगा, देखें आप देख लो एक बार। मैंने पहले कहा कि पहले केस के लिए मैंने 5 लिया और इसको लिया -5, तो ऑफ कोर्स 0 आ गया। दूसरा केस, जब x इंटीजर नहीं है, अपन स्टार्ट करते हैं 5.6 ले ले, 5.6 ले लो, इंटीजर पार्ट ऑफ 5.6 प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ -5.6, कितना रिजल्ट दे देगा ये, देखो ध्यान से, ये 5 देगा और ये कहां पहुंच गया, ये तो -6 पहुंच गया, तो सम कितना आ गया, -1 आ गया, तो आंसर कितना होगा, -1। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 0। कब, जबकि x इंटीजर है। अगर x इंटीजर नहीं है देन इट शुड बी इक्वल टू -1। तो ये 4 प्रॉपर्टीज ओवरऑल हैं, जिसमें से मेन कंफ्यूजन इन दोनों में क्रिएट होती है। और एक ये याद रख लो प्लीज, यहाँ पे कुछ लोग +1 लिखते रहते हो बार बार, आप वैल्यू पुट करके देख लो ना, कितना ही सेकंड लगना है। 5.6 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, यहाँ पे 2.1 रख के देख लो, डायरेक्ट रिजल्ट आपका आ जाएगा -1, ठीक है, और एक बार 0। जब कभी भी ये वाली प्रॉपर्टी हमें कब यूज करनी पड़ेगी, जब कभी भी क्वेश्चन में इंटीजर पार्ट ऑफ -x दिया हो, ठीक है, या इंटीजर पार्ट के अंदर माइनस ऑफ सम वेरिएबल है, तो उसको हम प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसको कैसे यूज करते हैं, ये तो एक ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ दिया, लेकिन इसका जो एक्चुअल यूज है वो कैसे आएगा, इसके 2 केसेस बनाएंगे हम। केस 1 लेंगे व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और उस समय हम बोलेंगे कि इंटीजर पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। और अगर केस 2 लेंगे जबकि x हमारा इंटीजर नहीं है, और इस बार लिखेंगे -x इज इक्वल टू -1 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये आपका एक्चुअल काम है जो कि आपका यूज होगा केस 1 और केस 2, इस फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। आपका काम क्या है इसका, कि आप निगेटिव के साथ ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, इस निगेटिव की इसको हटा करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि इसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। इसमें जब निगेटिव दिखेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो हमेशा क्या करो, अगर -x कहीं दिख रहा है इंटीजर पार्ट के अंदर, तो उसको पहले +x में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, इसी फॉर्मूले से करोगे, केस 1 और केस 2 लेकर के, ठीक है। अब ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हैं, इन 4 प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे हम आगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आप देखिए, फिर से हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, अब आप इनको सॉल्व करिए, ठीक है, पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा कोई सिली मिस्टेक आप ना कर बैठे, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फॉर्मूले को सही तरीके से यूज करना, जो हमने 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं, ठीक है। तो आप पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो सॉल्व करने का। साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसी चीज दी हुई है, y इज इक्वल टू 2 इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 3, और y इज इक्वल टू 3 इंटीजर पार्ट के अंदर है पूरा x माइनस 2। हमने अभी क्या बोला प्रॉपर्टी में,
हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी वो यही स्टेट करती थी ना कि x के साथ अगर कोई यहाँ पे इंटीजर वगैरह लिखा है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर लिखा है। मल्टीप्लिकेशन वाला तो प्रॉपर्टी 3 था कि नहीं निकाल सकते, प्रॉपर्टी 2 था एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो कि बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 टाइम्स इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, 3 इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस 6। दो इक्वेशंस बन गई, y इज इक्वल टू 2 इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 3, और एक इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 3 इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस 6। क्या करें, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे ही कर ले। ये पहली इक्वेशन हमारी, ये दूसरी इक्वेशन, y दिख रहा है, इक्वेट करो। 3 इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 3। आप इसको ऐसे समझ लो ना, दिक्कत है किसी को इंटीजर पार्ट ऑफ x को देखने में तो उसकी जगह x इंटीजर पार्ट ऑफ x लिखने की जगह p मान लो, कोई दिक्कत नहीं, तब तो दिखेगा ना y और p में एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आप सॉल्व करके p और y की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो खैर यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 3। इसको इस साइड लेके आए, इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू कितना बन गया, 9। अब इंटीजर पार्ट ऑफ x अगर आपका 9 है, आप इसको पहले वाले इक्वेशन में रख दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 3, और जो कि कितना रिजल्ट देगा आपको, 21। सेकेंड वाला भी ऑफ कोर्स 21 ही दे रहा है। तो आपको क्या पता चला कि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 21 है, और x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू अब आप बताइए, इंटीजर पार्ट ऑफ x आपके पास 9 निकल के आ चुका है, तो आप बताइए कि क्या क्या वैल्यूज होंगी x की। आपके पास x की वैल्यू कहां आएगी, ये 9, ये 10, ये 8, आप बताओ कहां आएगा ये इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू 9, यहां कहीं आएगा। ठीक है, 9 और 10 के बीच के जो x होंगे उनका इंटीजर पार्ट क्या निकल करके आएगा, 9 के बराबर निकल करके आएगा। तो यहां से आपके पास आ गया कि x की वैल्यू कहां है, 9 से 10 के बीच है, और y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू 21 थी। अब क्या करना है आपको निकालना था इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस y। तो आप क्या करो, इंटीजर पार्ट ऑफ, ठीक है थोड़ा सा देख लो, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस y है ना, y को मैं लिख दूं 21 लिख दिया मैंने। कितना होगा ये, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 21 बाहर निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटीजर पार्ट ऑफ x की वैल्यू तो कितनी थी, 9 थी, 9 प्लस 21 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक, ये आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का। 2x प्लस y वाले केस में एक बार देख, 2x प्लस y कितना आ रहा है, इसमें गलती हुई होगी कई लोगों की। क्या गलती होती है, अब देखो आप इसको ऐसे, अब y को फिर से मैं लिख देता हूं 21, और मैं निकाल लेता हूं इंटीजर पार्ट ऑफ 2x प्लस 21। कई लोगों ने अभी फिर से यही काम किया, इंटीजर पार्ट ऑफ x 9 है तो इंटीजर पार्ट ऑफ 2x 18 हो जाएगा। नहीं, ये 2 बाहर नहीं निकलता है भाई, यही तो प्रॉपर्टी 3 थी कि दिस इज नॉट इक्वल टू 2 इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 21। यही तो बताया था प्रॉपर्टी 3 ने। आपने कईयों ने फिर से वही गलती कर दी कि 2 इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 21 आपने लिख लिया, ये गलत है। जब आप देखो x 9 से 10 है तो 2x कहां से कहां तक जाएगा। अब देखो आप इसको करेक्ट प्रोसेस क्या होगा, 2x के बारे में सोचो, 2x आपका कहां से कहां तक जाएगा, 2x आपका जाएगा 18 से 20 तक जाएगा ना। तो इंटीजर पार्ट ऑफ 2x के लिए क्या पॉसिबिलिटी हुई, बताओ जरा देख के। 2x आपका 18 से 20 है तो इंटीजर पार्ट ऑफ 2x कहां लाई करेगा, इंटीजर पार्ट ऑफ 2x आपका इस बीच में लाई करेगा। 18 भी हो सकता है, वो 19 भी हो सकता है। ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं इंटीजर पार्ट ऑफ 2x के लिए, दैट कैन बी इक्वल टू 18 एज वेल एज 19। अब आप इसको यहां यूज कर लो, इतना लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, 21 को तो बाहर भेजा जा सकता था ना, मल्टीप्लीकेशन वाला 2 यूज करने में हमें दिक्कत थी। ठीक है, तो आप इसको यहां पे रख दो। अब रखोगे तो क्या आएगा, यहां से आपके पास आ गया 2 इंटीजर पार्ट ऑफ x, मतलब ये 18 भी हो सकता है, प्लस 21 मतलब 39 हो सकता है, और 19 रखोगे तो ये 40 भी हो सकता है। दैट मीन्स कि इंटीजर पार्ट ऑफ 2x प्लस y कैन अटेन 2 वैल्यूज। इट मे बी इक्वल टू 18 प्लस 21 दैट इज 39, इट मे ऑल्सो बी इक्वल टू 19 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 40। ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस y में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत आपको इस वाले क्वेश्चन में थी, और इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, तो आप इसको पॉज करिए और क्वेश्चन को इसमें भी सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सोल्यूशन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या ऑब्जर्व होगा, ये दोनों कुछ तो था, ये फॉर्मूला था,
क्या था कि ये वैल्यू -1 के बराबर होती है और कभी 0 के भी बराबर होती है। तो केस 1 लिया मैंने, केस 1 लिया कि जब x आपका इंटीजर है, अगर x आपका इंटीजर है देन दिस शुड बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या आया, x² - 3x - 1 इक्वल टू 0, और x यहां से कैसा निकल रहा है लेकिन इस तरीके का, ठीक है, 3 + -√13/2। अब आपको दिख रहा है कि हमें कैसा चाहिए था x, फिर से वही बात है, कई बार हो गई ये चीज, x बिलोंग्स टू इंटीजर और इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। अब आप देखो इंटरसेक्शन होगा क्या, कुछ नहीं। यहां से हम ये सारी बातें कब करने शुरू किए, जबकि x हमारा इंटीजर था और हमारा x हमें मिल कैसा रहा है, इरेशनल मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ये x जो मिल रहा था इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए x कैसा पॉसिबल था, इंटीजर ही पॉसिबल था। तो ये आपने कर दिया रिजेक्ट। केस 2 पे आए, जब x आपका इंटीजर नहीं है। जब x इंटीजर नहीं है तो क्या होता है, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू -1। अब आप क्या लिखोगे, -1 इज इक्वल टू x² - 3x - 1 -1 कैंसिल, यहां से आया x इक्वल टू 0 और 3। अब ये भी सोल्यूशन नहीं है, क्यों, क्योंकि हम कैसे ये बातें कर रहे थे, जबकि x हमारा इंटीजर नहीं था और हमें रिजल्ट कैसा मिल गया, इंटीजर मिल गया। तो हम दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें तो कैसा x चाहिए था, नॉन इंटीग्रल चाहिए था, और हमें मिल कैसा रहा है, इंटीग्रल मिल रहा है। इसका मतलब ये भी आपका रिजेक्ट हो गया। यहां से केस 1 से भी कोई सोल्यूशन नहीं, केस 2 से भी कोई सोल्यूशन नहीं, ओवरऑल नो सोल्यूशन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड x सो दैट x - हाफ का मॉड, सॉरी इंटीजर पार्ट इनटू x + हाफ का इंटीजर पार्ट इज प्राइम। ऑफ कोर्स मैंने यहां नहीं लिखा है, लेकिन बोल दिया कि ये जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइंड x सो दैट दिस प्रोडक्ट इज प्राइम, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा IQ बेस्ड है, तो आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, एक बार पॉज करिए और सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। मैथ्स बहुत कम लगानी है, ज्यादातर टाइम आपको ये सोचना है कि प्राइम नंबर बनेगा कैसे। सोल्यूशन कैसे होगा, तो सोल्यूशन अपन डिस्कस कर लेते हैं। सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि भाई दो इंटीजर ही तो लिखे हैं, है ना, ये भी क्या देगा, आउटकम तो एक इंटीजर देगा, ये भी आउटकम क्या देगा, एक इंटीजर देगा। तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट प्राइम है, ऐसी बात तो हमने करी थी कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट प्राइम है। इसका मतलब क्या होता है कि उनमें कहीं ना कहीं एक 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा, या फिर एक -1 हो और एक क्या हो जाए, -p हो, माइनस प्राइम नंबर हो, ऐसी बात करी थी ना। तो a इंटू बी की बात की जा रही है कि a इंटू बी आपका कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसे कैसे हो सकता है, एक नंबर खुद 1 हो और एक प्राइम नंबर इटसेल्फ हो। दूसरा एक ये हो सकता था कि एक -1 हो और एक -p हो। उल्टा भी हो सकता है, ये -p ये -1, ये वाला p और ये 1, ये हो सकता है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा अगर इसमें ऑब्जर्व कर दें तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। क्या ऑब्जर्व करना है आपको, आप देखो कि x - हाफ, बल्कि ऐसे लिखो, x + हाफ को हम ऐसा लिख सकते हैं, x - हाफ + 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अब देखो, अगर मैं इसको एक साथ इकट्ठा कर लूं तो मैं क्या बोलूंगा, इसके साथ कोई एक इंटीजर लगाया गया था एडिशन में, और प्रॉपर्टी 2 क्या स्टेट करती है कि ये इंटीजर बाहर निकाला जा सकता है। तो इंटीजर पार्ट ऑफ लिखा क्या हुआ है, x - हाफ, ठीक है, +1, है ना। तो अब ऐसा है कि ये कुछ इंटीजर दिया होगा, i मान लो, इसने कुछ इंटीजर दिया i +1, और इस प्रोडक्ट को क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। एक इंटीजर दूसरा इंटीजर +1, और इन दोनों को प्रोडक्ट को प्राइम होना चाहिए। बताइए ऐसे कौन से दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, बताओ। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनका प्रोडक्ट क्या हो, प्राइम हो, तो क्या हो सकता है भाई, 1 और 2, या फिर -2 तो ये -1, यही हो सकता है ना। तो इसका मतलब i जो हम x की बात कर रहे थे, है ना, i क्या था हमारा, इंटीजर पार्ट ऑफ क्या था, x - हाफ था, है ना। तो i जो है हमारा पहला केस लिया, केस 1, जबकि i हमारा 1 के बराबर है। इसका मतलब यही है ना केस 1 का, i = 1। i मतलब x + हाफ, इंटीजर पार्ट ऑफ x + हाफ, सॉरी i x - हाफ था, इज इक्वल टू कितना, 1। अब बताओ कौन सा ऐसा पोर्शन होगा जिसका इंटीजर पार्ट 1 निकल करके आए, कौन सा ऐसा पोर्शन होगा। मैं x - हाफ अभी भूल जाओ, क्या करो आप तो ऐसे देखो, इंटीजर पार्ट ऑफ a = 1,
तो अगर इंटीजर पार्ट ऑफ ए 1 है तो इस ए को कहां होना चाहिए, मैं इसको बाद में x में बदलूंगा, पहले मैं ऐसे ही बात करता हूं। तो ए कहां होगा, 1 और 2 के बीच में होगा ना, तो ए बिलोंग्स टू 1 से 2, 2 नॉट इंक्लूडेड, लेकिन हमें ए से मतलब नहीं था, हमें तो x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x माइनस हाफ, ठीक है, लेस देन 2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहां से x आ गया आपका 5/2 से छोटा और यहां पे आ गया 3/2 से बड़ा। ये आपका केस 1 हो गया। फिर आप बात करिए केस 2 की। केस 2 में आपका क्या हो रहा होगा, i को -2 होना पड़ेगा, है ना, i -2 हुआ, दैट मींस कि इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस हाफ इज इक्वल टू -2। फिर से इंटीजर पार्ट ऑफ a इक्वल टू -2 के बारे में सोचो, a का इंटीजर पार्ट -2 आ रहा है तो a कितना रहा होगा, कंफ्यूजन है तो यहां प्लॉट कर लो, क्या यहां -2 था, इधर -1 आएगा, इधर -3 आएगा, तो ये जो रीजन होगा इसी का इंटीजर पार्ट -2 निकलेगा ना। जब हम यहां से लेफ्ट जाएंगे तो -2 मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि a कहां लाई करता है, a लाई करता है हमारा -2 से -1 इस बीच में। तो x माइनस हाफ कहां लाई किया, -1 से छोटा और -2 से बड़ा या बराबर। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज अच्छा क्वेश्चन है, ये बाद में भी आगे भी कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में भी आएगा, टेस्ट में भी आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करनी थी कि हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स लिखे हुए हैं वो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं। कैसे, तो वो चीज हमने यहाँ पे शो कर दी है कि ये अगर यहां से कुछ इंटीजर निकलता है मेरे पास फाइनली i, तो यहां से क्या निकलेगा, i + 1। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं और जिनके प्रोडक्ट के बारे में कहा गया है कि वो प्राइम होना चाहिए। यही हो सकता है 1 2 -2 -1। बाकी आगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, वो अभी फ्रैक्शनल पार्ट हम पढ़ लेंगे और फिर उन दोनों को क्लब करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद नेक्स्ट है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस की आइए बात कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस में क्या होता है, तो हमने मैंटिसा में ही पढ़ा था कि फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है और ये होता क्या है, x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। अगर आपको x तो दिया ही गया होगा, इंटीजर पार्ट ऑफ x की बात करें तो आप वो निकाल सकते हैं। तो अगर x और इंटीजर पार्ट ऑफ x आपका पता चल गया तो हम कह सकते हैं कि आपका फ्रैक्शनल पार्ट आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने वहां पे बोला था कि जब तक ये ना कह दिया जाए कि दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, वैसे ही यहाँ पे जब तक ना कह दिया जाए कि दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। अब आप देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। ओवरऑल हम कहें तो इसकी डेफिनेशन यही है, ठीक है। तो क्या करते थे अपन कहते थे, मान लो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 निकालना पड़ा तो वैल्यू कितनी होगी, 0 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 0 इज 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 निकालना पड़ा तो इसका मतलब क्या होगा, 5 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो कि कोई भी इंटीजर अगर आप लेते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी इंटीजर कह लो, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। कह सकता हूं मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं अपन फ्रैक्शनल पार्ट के बाद। इस मतलब ये हमने क्या डिस्कस किया है, इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कस किया है। अब हम फ्रैक्शंस पे आते हैं। अब जैसे मान लो 3.4 था, तो 3.4 था तो अपन क्या लिखेंगे, 3.4 माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ 3.4। तो लिखेंगे हम क्या, 3.4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.4। इसी तरीके से आपको कहा जाए माइनस पाई, तो माइनस पाई लिखा हो तो आप क्या करोगे, माइनस पाई का मतलब क्या है, आप लिखो माइनस पाई माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस पाई। तो यहां माइनस पाई आ गया। इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस पाई कैसा होगा, 4 के बराबर होगा ना। -3.14 के अप्रॉक्स कोई क्वांटिटी है जिसका इंटीजर पार्ट निकाल रहे हैं, कितना आएगा, -4 आएगा। एक माइनस पहले से था, एक -4 आपने लगा दिया तो रिजल्ट क्या आया, 4 माइनस पाई आया, है ना। तो इस तरीके से करके हम इसका फ्रैक्शनल पार्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इनके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो एक चीज मैं क्या इसको डायरेक्टली बोल सकता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होगा। कह सकते हैं क्या, x में से हम कुछ मतलब पॉजिटिव होगा या 0 हो सकता है। 0 यहां पे हो ही रहा था। यहां पे अगर हम देखें, हम क्या कर रहे हैं, x हमारा यहां कहीं होता है, इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या होता है, इसके पहले ही कहीं आता है ना, इंटीजर पार्ट ऑफ x यहां कहीं होता है, उसके लेफ्ट में आता है इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो जब हम x में से इंटीजर पार्ट ऑफ x को घटाएंगे तो कैसा बचेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी बचेगी या नहीं।
x इधर रहता है मान लो, तो इंटीजर पार्ट ऑफ x, हम इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, x हमारा इंटीजर नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट आएंगे। मान लीजिए आपको यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x मिल गया, ठीक है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x, ये क्वांटिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, होगी ना भाई। ये राइट में बड़ा होता है, लेफ्ट में छोटा होता है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्वांटिटी कैसी मिलेगी, पॉजिटिव। तो अपन कह सकते हैं कि दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट इज ऑलवेज लेस देन 1। ये भी तो है, 1 से तो छोटा ही होगा ना भाई। 4.9999 है, उसका इंटीजर पार्ट कितना हो गया, 4 हो गया, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, 0.99999, मतलब 1 से तो हमेशा कैसा होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कहां लाई करता है, 0 से 1 के बीच लाई करता है। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। फिर देखिए सेकंड, अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी और देख लें। इंटीजर पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और प्लस माइनस हमने कर दिया n, ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस माइनस n, वैल्यू क्या होगी। तो आप देखो कि अगर आप ऐसे सोचना 5.4 आपके लिखा हुआ था मान लो, और आपने कर दिया -6, 5.4 आपको पहले से दिया हुआ था, -6 आपने कर दिया, तो ये क्या बना, -0.6 बना। और -0.6 का अगर आप कहें फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.6, ये कितना आएगा, 0.4 आएगा या नहीं, -0.6, और इंटीजर पार्ट कितना है इसका, -1 है, तो ये आपका कितना आएगा, 0.4 आएगा। तो देख सकते हो आप कि जो हमारा x था उसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.4 था, अभी भी कितना है, 0.4 है। क्या दिक्कत है कि अगर हम n को कोई इंटीजर लेते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट हमारा चेंज नहीं होता। हम कह सकते हैं कि दिस थिंग विल बी ऑलवेज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। n यहां बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है, n यहां बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट जो पहले था वो अभी भी रहेगा अगर हम n को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जहां n कैसा है, इंटीजर है। अगर n इंटीजर के अलावा और कुछ लिख दिया गया तो ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होगी। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x के साथ अगर हमने प्लस माइनस कोई इंटीजर डाल दिया तो क्या होगा, वो इंटीजर बस गायब हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एज इट इज बचा रहेगा, इंटीजर नहीं बचेगा। फिर आगे देखते हैं, इसमें भी वही वाली प्रॉपर्टी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx इज नॉट इक्वल टू n टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। 5.4 और 5 वही हमारा फेवरेट एग्जांपल, क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 इंटू 5.4 मान लो, ठीक है। तो आप देखो ये कितना बता रहा है, ये बता रहा है आपका कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 27 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0। और यहां देखें तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.4, तो ये कितना बना देगा, 25। ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो जैसे पहले भी हम नहीं निकाल सकते थे इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन वाली चीज को, अभी भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। दोनों में अभी तक डिफरेंस क्या क्या है, एक तो ये अलग से ही प्रॉपर्टी हो गई, ये वहां पे कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी। यहां पे एक चीज हमारे पास ये निकल करके आई कि अगर हमारा इंटीजर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पहले चीज थी वही अभी भी रह जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट में। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता था, वो चीज बाहर निकल करके साथ में लग जाती थी, ये क्या हो गई, गायब हो गई, ठीक। ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब जैसी फोर्थ प्रॉपर्टी वहां पे थी वैसे ही यहां पे भी है, क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, इसकी बात कर लें, ठीक है। तो अब देखो जब x हमारा इंटीजर है तो ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। जब x हमारा फ्रैक्शनल है, अगर x हमारा फ्रैक्शनल है तो क्या होगा, देखो वैल्यूज के अकॉर्डिंग करोगे तो समझ में बात आसानी से आएगी। मान लो 3.2, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2 प्लस -3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.2 आएगा, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.8 आएगा, ठीक है। अब तक आप आई होप कि ये फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे निकाल सकते हो, तो 0.8 आएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या आया, वैल्यूज के अकॉर्डिंग याद रखो, 0 कब, जबकि x हमारा इंटीजर था। जब x इंटीजर नहीं है तब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई। कैसे यूज करना है, जैसे अभी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात किए थे कि हम 2 केसेस बनाएंगे, और -x अगर कहीं लिखा है फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर तो उसको हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू कन्वर्ट करेंगे
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में, प्लस x में, माइनस x की जगह हम प्लस x को प्रेफर करेंगे। और हमारा इसलिए किस तरीके से आगे डिस्कशन आएगा, केस 1 अगर x इंटीजर है तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं है वैसे इसकी, क्योंकि साफ साफ सी बात है यार, अगर x इंटीजर है तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और केस 2 की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है कि अगर x इंटीजर नहीं था तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस x को सब्स्टिट्यूट करके क्या डाला जा सकता है, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। तो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो आगे हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे बनेगा। अभी तक फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं हमारे पास कुछ खास, ठीक है, 2-4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, लेकिन हमें एक चीज पता है, x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। और ग्राफ कुछ भी दिया हो, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाने के लिए हम यही कंसेप्ट यूज करेंगे, x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x। हमने पहले भी कहा था आपको कि इंटीजर पार्ट ऑफ x बड़ी सुकून वाली चीज है, ठीक है, बड़े आराम से वहां पे हम कुछ कांस्टेंट बना सकते हैं अलग अलग इंटरवल के लिए। तो अलग अलग इंटरवल्स में इंटीजर पार्ट ऑफ x टेक सम कांस्टेंट वैल्यू, और इसी का बेनिफिट लेने वाले हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाने के लिए। तो देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, यहां पे अगर हम मान लेते हैं, अब इंटीजर पार्ट ऑफ x को हमने कैसे डिफाइन किया था, इंटीजर पार्ट ऑफ x को हमने डिफाइन किया था जब x हमारा 0 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है। फिर से वही बात कि अगर x हमारा, ठीक है, 0 से 1 है, जब x हमारा 0 से 1 के बीच है, ऐसे ही लिखता हूं मैं, 0x1, ठीक है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या होगा, 0, तो x माइनस 0। फिर जब ये 1 और 2 के बीच में है तो क्या बनेगा, x माइनस 1। फिर जब ये 2 और 3 के बीच में है तो क्या बनेगा, x माइनस 2, है ना, ऐसा आएगा। अब थोड़ा निगेटिव वाले में भी आ जाओ, निगेटिव वाले में देखो क्या बनाओगे, या फिर इसमें एक और लिख देते हैं यार, मजा नहीं आ रहा, 3 से 4 के बीच, तो x माइनस 3 बन गया, ठीक है। अब निगेटिव वाले में आते हैं, -1 से 0, तो x अगर -1 से 0 है तो इंटीजर पार्ट ऑफ x क्या होगा, -1 होगा। और इंटीजर पार्ट ऑफ x अगर -1 होगा तो वैल्यू कितनी निकल करके आएगी, x प्लस 1 हो जाएगी। तो यहां आ गया आपका x प्लस 1। इंटीजर पार्ट ऑफ x कितना, -1, एक माइनस बाहर में भी वेट कर रहा था, तो बन गया कितना, x प्लस 1। फिर हम बात करते हैं आगे -2 से -1 के बीच, जब ये -2 से -1 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस 2, ठीक है। फिर एक और लिख लें, क्या लिख लेते हैं, -3x माइनस 2, तो यहाँ कितना बन जाएगा, x प्लस 3। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट की अभी डेफिनेशन हमने लिख ली। अब आपको क्या करना है, आपको पता चला क्या कि y इज इक्वल टू x, एक स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू x माइनस 1, फिर से स्ट्रेट लाइन, ये फिर से स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू x माइनस 3, सब स्ट्रेट लाइंस ही दिख रही हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस बनानी है, और स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए आपको पता था आपको क्या चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट्स अगर हैं तो आप उनसे स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हो। तो आओ देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो अपन ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक। अब देखो ये 0 है, ये 1 मान लो, इसको बोल दिया मैंने 2, इसको बोल दिया मैंने 3। इधर देखें, इधर इसको बोल दिया -1, इसको बोल दिया मैंने -2, इसको बोल दिया मैंने -3, ठीक है। 0 -1 -2 -3, इधर है 0 1 2 3, ठीक। अब इसका क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए कैसे देखें, अब देखो 0 से 1 के बीच आप क्या ड्रॉ करने वाले हो, जब x हमारा 0 से 1 के बीच है तो आप ड्रॉ करने वाले हो ये वाली लाइन। कौन सी लाइन है ये, y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x सभी को आता होगा। 0 पे वैल्यू कितनी, 0, 1 पे वैल्यू कितनी, 1, दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। लेकिन हमें दिखा कि भाई 1 पे तो इक्वलिटी है नहीं, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, एक हॉलो सर्कल बना देंगे, बन गया हॉलो सर्कल। फिर आगे बढ़े, 1 से 2 के बीच क्या होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1। तो जब 1 रखोगे तो वैल्यू 0, 2 रखोगे तो वैल्यू 1, सॉरी ऐसा कुछ है ना, स्ट्रेट लाइन है भाई, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए तो उसमें टेंशन नहीं। 2 से 3 के बीच, 2 पे देखो वैल्यू 0, 3 पे वैल्यू 1, फिर से इसी तरीके की लाइन, ठीक। 3 से 4 के बीच ये भी बना दिया था हमने, तो एक और 1 पे आ गया। मतलब ये सभी कहां पे रीच कर रहे हैं, ये सभी अल्टीमेटली 1 के अप्रॉक्स हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1 एग्जैक्टली कोई रीच नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सभी क्या थे, हॉलो सर्कल्स थे, ठीक है। कहीं पे भाई 1 पे वैल्यू क्या होगी, आप खुद सोचो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 क्या देगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 तो 0 देगा ना। तो 1 के जस्ट पहले,
ठीक है। 1 से जस्ट पहले क्या कुछ मान लिया 0.999, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.999 तक अप्रोच करेगा, बहुत क्लोज जाएगा 1 के। लेकिन जैसे ही वैल्यू एग्जैक्ट 1 हुई, x की वैल्यू जैसे ही एग्जैक्ट 1 हुई, तुरंत ये वापस नीचे कहां पे आ जाएगा 0 पे आ जाएगा। फिर हम इधर आते हैं -1 से 0 में। आप देखो x + 1 है, ये भी बना सकते हो आप, x + 1 इस तरीके का ग्राफ आएगा। फिर ऐसे ही यहां पे इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये बहुत सारी इसी तरीके की स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं, ठीक है। सॉरी, ये तो 1 हमने मार्क कर रखा है, ठीक है। ये सभी क्या है, सभी 1 के अप्रॉक्स तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पे रुक जा रहे हैं। तो ये हमारे पास ऐसे ही आप कहीं भी बनाते जाओ, लगातार ऐसे ही ग्राफ बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। ये सभी क्या है, पैरेलल लाइंस हमने खींची हैं, है ना। सभी आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। थोड़ा बहुत स्लोप का आइडिया हो तो आप सभी को पता चलेगा कि इन सभी की स्लोप कितनी है, 1 है। तो ये सब हमने पैरेलल लाइंस खींच दी हैं। इनकी इक्वेशंस क्या है, तो ये लाइन की इक्वेशन थी हमारी y = x, ये लाइन की इक्वेशन क्या थी y = x - 1, ये लाइन क्या थी y = x - 2, ये लाइन y = x - 3, ये लाइन y = x + 1, ठीक है। ये वाली x + 2, ये वाली x + 3, ये सारी लाइंस थी जो हमने यहाँ पे ड्रा करी हुई हैं, ठीक है। तो बहुत सारी हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और ऐसे ही पैरेलल लाइंस आगे भी बनती जाएंगी, इधर पीछे भी बनती जाएंगी। ये हमारा ग्राफ हो गया फ्रैक्शनल पार्ट का। तो ध्यान क्या रखना है, फ्रैक्शनल पार्ट के ग्राफ में 1 के करस्पॉन्डिंग हमेशा हॉलो सर्कल आ रहा था। और क्या ध्यान रखना है कि बनाते कैसे हैं हम इसको इंटीजर पार्ट में बदल के, क्योंकि इंटीजर पार्ट हमारे लिए बड़ा आसान सा रहता है कि वो तो हट जाएगा, उसकी जगह ये सब कांस्टेंट्स हर एक इंटरवल के अकॉर्डिंग अपीयर होते जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, फाइंड x, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका वापस लौट आया है, फ्रैक्शनल पार्ट तो डिस्कस कर ही रहे थे, तो दोनों को क्लब करके हमने एक क्वेश्चन बनाया है। और एक इक्वेशन है ये हमारी x के टर्म्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट यूज करते हुए, और फाइंड x बोला गया है, ठीक है। तो क्या करें अपन, सबसे पहले आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। थोड़ा यूनिक सा मेथड है, बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग मेथड है। एक बार को इससे ध्यान से देखिएगा और लॉजिक को पकड़ने का ट्राई कीजिएगा। क्या है, सबसे पहले हमेशा, ठीक है, हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करो, हमेशा x को, जिसमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अगर दोनों इन्वॉल्व हो, तो हमेशा x को मान लो i + f। i मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और f मतलब फ्रैक्शनल पार्ट। ऑफ कोर्स x क्या था, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, इतना ही था ना। तो x = i + f मान लो, ठीक है। i किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर, और f किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल। अब पूरी इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। अब क्या आएगा, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x इज i, 3 यहां पे i + f दोनों आ गए, रख दो। 4 माइनस यहां पे 5f आ गया, है ना। तो देखो क्या आया, 5i = 4 - 5f, यहां से 3f और, तो कितना हो गया, 8f हो गया। तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 4 - 8f/5। अब ये i की वैल्यू 4 - 8f/5 हुई, लेकिन ये उतने काम की नहीं है, पहले यहीं पे रुकते हैं। 5i = 4 - 8f, ये यहां तक हम पहुंचे। अब हमारे पास x वगैरह नहीं है, सिर्फ i और f की टर्म्स हैं, ठीक। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मस्त सा है। यहां पे देखिए आप क्या करिए, अगला स्टेप, f को i के टर्म्स में ट्राई कीजिए एक्सप्रेस करने का। f को i के टर्म्स में, तो क्या आएगा, f = 4 - 5i / 8। क्या आया, f = 4 - 5i/8, यही आ रहा है, ठीक है। ये आ गया। क्या किया हमने, अगला स्टेप if में कन्वर्ट करने के बाद f को इन टर्म्स ऑफ i रिप्रेजेंट किया। तो जब f आपका इन टर्म्स ऑफ i आ गया, तो अगला स्टेप हम क्या करें, अगले स्टेप के लिए देखिए, आपका f के बारे में आपको कुछ चीजें पता है कि आपका f कहां लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ये पता है ना। तो रख दो कि 4 - 5i / 8 should always lie in between 0 and 1, which means कि 4 - 5i < 8 और यहां पे > 0। क्या किया हमने, 8 से तीनों में मल्टीप्लाई कर लिया हमने। और जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब देखो 4 - 5i हमेशा 0 से बड़ा है और 8 से छोटा है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। अब देखिए ऐसे कौन से इंटीजर होंगे, हमें यही चाहिए ना, यहां पे कोई इंटीजर ही रखोगे। ऐसे कौन से इंटीजर होंगे जिनके लिए 4 - 5i 0 से 8 के बीच आ जाए, यही हम चाहते हैं, ठीक।
तो आप देखो यहां से -5i आपका कहां से कहां तक जाएगा, -5i की अगर आपको लिमिट्स लिखनी है तो आप क्या करेंगे, 4 को तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना। तो 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो -5i बचा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 बचा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ तो -4 बचा। यही आया, -5i लाइज इन बिटवीन -4 एंड 4। तो क्या करना होगा अगला स्टेप, -5 से डिवाइड कर दे, है ना। i चाहिए ना अपने को, i कौन सा लाई करेगा, हमें i तक पहुंचना है। f को इन टर्म्स ऑफ i रिप्रेजेंट किया, फिर f पे ये वाली कंडीशन हमने लगा दी, और यहां से अब हम i के टर्म्स को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। तो i के लिए क्या करना है, -5 से डिवाइड करना है। जब आप -5 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी ना, ये 4/5 इधर आ जाएगा और इधर क्या आने लगेगा, -4/5। तो ये i कहां लाई करता है, i बिलोंग्स टू -4/5 से 4/5। 4/5 कैसा है, क्लोज्ड है, ठीक। अब बताओ कौन सा इंटीजर है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करता हो। भाई इंटीजर लेना था ना, तो इंटीजर कौन सा इनके बीच में लाई करता है, सिर्फ एक ही इंटीजर है, i = 0, ठीक है। ये इसका बड़ा मस्त सा पार्ट था कि हमने f को 0 से 1 के बीच रख दिया और वहां से हमारे पास i की वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है। तो i की वैल्यू आपके पास 0 आई, अब आपको f निकालना होगा। x के लिए क्या क्या चाहिए, i 0 आ गया, f और निकाल दीजिए। तो कैसे करेंगे, हमने i को 0 उठा करके यहां पे रख दिया, ठीक। i को जैसे ही 0 रखते हो तो वैल्यू कितनी आ जाती है, या फिर यहां पे ही रख दो, कोई बात नहीं, सेम ही चीज है, यहां पे रख दो। तो f की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 - 0/8 विच मींस हाफ, तो f हाफ आ गया। तो x कितना हो गया आपका, i + f, जो कि कितना है, 0 + हाफ के बराबर है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो क्या स्टेप्स थे, सबसे पहले x को i + f लिख दो, f को इन टर्म्स ऑफ i सब्स्टिट्यूट करो, मतलब f को इन टर्म्स ऑफ i रिप्रेजेंट करो, और उस पर कंडीशन लगा दो कि ये 0 और 1 के बीच लाई करनी चाहिए। देख लो कुछ लिमिटेड i मिलेंगे, उन सभी i के लिए f की वैल्यूज निकालनी है। यहां पे तो हमें क्या मिला है, एक ही i मिला है ना, सिर्फ 0 मिला, उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक f निकाल दिया। हो सकता है i की वैल्यू 1 भी आती कभी, है ना, कभी हो सकता है i की 2-3 वैल्यूज मिले, उन सब के करस्पॉन्डिंग अलग अलग f निकालते जाओ। i और f का सम यही हमारा x है। तो नेक्स्ट अपन कुछ और भी इससे एग्जांपल्स लेते हैं। लॉजिक आप इसको समझिएगा और इसी के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस हम आगे के क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x = x + इंटीजर पार्ट ऑफ x, इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सोल्यूशन कैसे होता है, x की जगह अपन i + f रखते हैं, x की जगह i + f सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपका बना क्या, 4f = यहां से आपका आया 2i + f, यही आ गया। तो अब आपको यहां से क्या पता चला कि 3f की वैल्यू क्या है, 2i के बराबर है। तो f को हमारा काम क्या था, i के टर्म्स में रिप्लेस कर दें, लिख दिया 2i/3 कहां लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहां से आया 2i, इधर 3, इधर आया 0, तो i की वैल्यू किधर लाई करेगी, 0 और 3/2 के बीच में, है ना। अगर i 0 और 3/2 के बीच है तो क्या हो सकता है, i देखो इक्वालिटी है ना इधर, तो 0 को भूलना नहीं है। कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो इस इंटरवल में आते हैं, 0 आता है और 1 आता है। हमारे पास एक बार i आ गया तो f तो निकाल सकते हैं, कहां से, यहां से। f की वैल्यू जब i 0 था तो f भी कितना हो गया, 0, और जब i 1 था तो f कितना हो गया, 2/3। यहां से हमारे पास i + f की वैल्यू निकल करके आ गई 0, या फिर 1 + 2/3 विच इज 5/3। ये हमारे सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में तो बहुत ही आसान सा था, f बड़ा आसान सा टर्म बन गया i के टर्म्स में, और यहां से हमारे पास i की 2 वैल्यूज पॉसिबल हुई जिनके करस्पॉन्डिंग हमने f मार्क कर दिए, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका लेवल अपन थोड़ा इंक्रीज करते हैं। इंटीजर पार्ट ऑफ x + इंटीजर पार्ट ऑफ 2x = 3x - 9/10, 3x - 9/10। ऐसे में हमें फाइंड आउट करना है कि x की कौन सी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, ठीक है। तो आप ट्राई करो, पहले खुद से क्वेश्चन को पॉज करो और ट्राई करो खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अपन सोल्यूशन इसका डिस्कस करें। सोल्यूशन कैसे आएगा, तो आप देखो i + f लिखना शुरू करोगे, इसको तुमने लिख दिया i, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको लिख दिया 2i। 2i नहीं है भाई, x i + f है, तो यहां पे क्या बना,
2i प्लस 2f बना है, ठीक है। क्या दिक्कत है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। 3i प्लस 3f माइनस 9/10, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है मैं समझाता हूं। अभी दिक्कत यहां पे है, ये जो 2f है, ये 2f कहां से कहां तक जा सकता था? 2f हमारा भाई 2f 0 से लेकर के 2 तक जा सकता है ना। समझो कि भाई f हमारा 0 से 1 के बीच था, f 0 से 1 है, तो इसका मतलब 2f कहां से कहां तक जाएगा? 2f मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना जाएगा? 2 तक जा सकता है। 2f की वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगी, है ना। तो अब आप खुद सोचो जरा, 2i तो चलो ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। i प्लस ये एक इंटीजर टर्म थी, इंटीजर टर्म को हम जो एडिशन में है उसको बाहर निकाल सकते हैं, निकाल दिया। लेकिन प्लस साथ में था इंटीजर पार्ट ऑफ 2f। अब बताओ आप इंटीजर पार्ट ऑफ 2f कौन सी वैल्यू लेगा? 0 थोड़ी ना है ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, क्योंकि 2f 0 से 2 तक जा सकता था। तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि 2f हमारा अगर 1 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 0 निकलेगा, और अगर 2f 1 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1 निकलेगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आई? यहां से वैल्यू आ गई 3i प्लस 3f माइनस 9/10, ठीक। अब इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा। केस 1 लिया हमने, केस 1, जबकि आपका 2f जो है 0 और 1 के बीच का है, पहला केस। तो f अगर आपका 0 और 0.5 के बीच है तो आपके पास क्या आएगा? 3i आएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना हो गया? 0 के बराबर। यहां आया तुम्हारा 3i प्लस 3f माइनस 9/10, ठीक। तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3i कैंसिल, f की वैल्यू सीधा निकल करके आ गई तुम्हारे पास 3/10 के बराबर। f की वैल्यू 3/10 के बराबर सीधा यहां से निकल करके आ जा रही है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ? i पे कोई कंडीशन नहीं बनी, बस हमें क्या चाहिए था? f 3/10 चाहिए था, लेकिन हमें क्या चाहिए? इसका इंटरसेक्शन करना चाहिए, है ना। इस केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना। तो अब देख लो, ऑफ कोर्स f इक्वल टू 3/10 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब f की वैल्यू 3/10 आ चुकी है ना। ये इसको सेटिस्फाई कर चुका है। अब बाकी बचा i। तो i के लिए तो कुछ हुआ क्या? ये तो ऐसा हुआ कि भाई i से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, f अगर ये है तो ये कंडीशन हमेशा मीट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? i कैन बी एनीथिंग, i कैन बी एनीथिंग, f शुड बी इक्वल टू 3/10, f 3/10 होना चाहिए। i की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर अब बताओ। अच्छा, केस 2 अभी है, केस 2 भी देख ही लेते हैं, फिर साथ में बात करेंगे। केस 2 देखिए, केस 2 में अपन बात करेंगे जब 2f हमारा 1 से बराबर या फिर बड़ा हो। तो यहां पे क्या आएगा? f ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5, ठीक। f ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5। तो f ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 है, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी? 3i प्लस ये कितना आएगा आपका? 1 आ जाएगा। इस बार इंटीजर पार्ट ऑफ 2f कितना हुआ? 1 हो गया, क्योंकि 2f आपका 1 को क्रॉस कर चुका है, 1 से 2 के बीच में है। तो इसका मतलब हमारे पास ये वैल्यू कितनी होगी? 1 के बराबर। तो 3i प्लस 1 इज इक्वल टू 3i प्लस 3f माइनस 9/10। अब देखो फिर से 3i कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा हमारे पास? तो यहां से देख लेते हैं अपन। 3f इज इक्वल टू 1 प्लस 9/10 मतलब 19/10। सो f इज इक्वल टू 19/30। अब यहां से जो f आया है पहले देख तो लो कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। इसका मतलब f को हम 19/30 भी रख सकते हैं, f को हमेशा हम 19/30 भी रख सकते हैं। फिर से देखो, जैसे यहां पे i से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वैसे ही यहां पे भी i से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां से भी रिजल्ट क्या आया? i कैन बी एनीथिंग, i कुछ भी वैल्यू ले सकता है, ठीक। तो केस 1 का सोल्यूशन हुआ कि बस हमें चाहिए क्या? फ्रैक्शनल पार्ट 3/10। केस 2 का सोल्यूशन हुआ, हमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या चाहिए? 19/30। हमें इनका यूनियन करना है। कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका बड़ा अच्छा सा रहेगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देते हैं इसको, एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट बनाते हैं और लिख देते हैं हम यहाँ पे इस तरीके का कुछ कि n प्लस, ठीक है, इसको ऐसा n प्लस हाफ, सॉरी कितना था ये? फ्रैक्शनल पार्ट था 3/10, n प्लस 3/10 और एक और है हमारा, ये हमारा डिस्क्रीट सेट है, ठीक है, इस तरीके का
डिस्क्रीट सेट का रिप्रेजेंटेशन है n+3/10 n+19/30, ठीक। और यहां लगा देते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब क्या हुआ, n कोई भी इंटीजर ले सकता है, n+3/10 और n+19/30 इस तरीके के हर एक इंटीजर के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज बनेंगी वो सभी इसका सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो लिखने का तरीका बड़ा यूनिक सा है, यूनिवर्सल सेट मतलब ऐसे सारे नंबर्स का कलेक्शन जहां n इंटीजर हो और नंबर्स किस टाइप के हो, इंटीजर +3/10, इंटीजर +19/30। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको इनको सॉल्व करना है। पॉज कीजिए और ट्राई करिए खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सोल्यूशन कैसे होगा, तो x को i प्लस से सब्स्टिट्यूट कर दे, तो हमारे पास ये क्या आया 2i + 2f है ना, और इधर से f इज इक्वल टू कितना 3i + 3f, तो ये कितना बनेगा, इंटीजर पार्ट ऑफ 2f बचेगा, 2i तो सीधा बाहर हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू सीधी बाहर निकाली जा सकती है, ठीक है, और प्लस f इज इक्वल टू इधर क्या है 3i + 3f, तो वैल्यू कितनी हुई, यहां से आप देखो ट्राई करो इसको लिखने का, तो हमारे पास आ गया i - 2f इज इक्वल टू कितना है, इंटीजर पार्ट ऑफ 2f, यही है, ठीक। तो अब क्या करें, f के लिए हम केसेस ले लें फिर से उसी तरीके से, क्योंकि 2f हमारा 0 से 2 तक जा सकता था, 2f हमारा 0 से 2 तक जा सकता था, इसलिए हम क्या करेंगे केस 1, जबकि 2f हमारा 0 से 1 के बीच है, ठीक। तो इसका मतलब i - 2f, ठीक, इंटीजर पार्ट इस समय कितना होगा 0, तो यहां से f कितना आया i/2, ठीक है। तो i/2 को कहां रहना चाहिए 0, और ये क्या बोलता है f क्या बोलेगा, f बोलेगा कि f शुड लाई इन बिटवीन 0 एंड हाफ, इसी की बात कर रहे थे ना, तो f शुड लाई इन बिटवीन 0 एंड हाफ लगा दो, f यहां आ गया ना i/2 कहां लाई करना चाहिए इसी इंटरवल में, ठीक है, समझ में आ रही बात। या तो तुम ये भी कर सकते हो कि i/2 0 से 1 के बीच लाई करे और बाद में इंटरसेक्शन में, उसकी जगह हम डायरेक्टली लगा रहे हैं कि भाई f हमारा i/2 है, i/2 कहां लाई करना चाहिए 0 और हाफ के बीच में, इसी केस को हम सॉल्व कर रहे थे, तो सीधा उसी की कंडीशन हमने लगा दी। तो i क्या आया, i आ गया आपका 0 से लेकर के 1 के बीच, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, i की वैल्यू 0 हो गई। जब i 0 होगा तो यहां से आप देख सकते हो कि f क्या देगा, f भी वैल्यू देगा हमें 0, तो एक वैल्यू क्या हो गई x = 0, कैसे i + f कितना आ रहा है 0 आ रहा है। फिर केस 2 की बात कर लेते हैं, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में हमारे पास इस बार हम 2f को बोल रहे हैं कि यहां था 0 से 1 के बीच, इस बार 2f कैसा है 1 से बड़ा, तो इसका मतलब f कैसा आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 की बात की जा रही है, ठीक है, f ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, 0.5 लिखने की जगह मैं हाफ ही लिख देता हूं, ठीक। अब क्या बनेगा यहां से इक्वेशन देखो, i - 2f इज इक्वल टू कितना 1, ये बनेगा ना, इंटीजर पार्ट ऑफ 2f अब कितना हो गया, 2f 1 से बड़ा था, तो इंटीजर पार्ट ऑफ 2f 1 से मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या काम था, f को इन टर्म्स ऑफ i, तो f कितना आएगा i - 1/2, यही हो जाएगा i - 1/2। अब इस i - 1/2 को कहां लाई करना चाहिए, यहीं से लगा दो कंडीशन सीधे, इंटरसेक्शन वाला स्टेप बच जाएगा बस, और कुछ नहीं। i - 1/2 हमारा यहां से आया कि कैसा होना चाहिए, हाफ से बड़ा होना चाहिए, और ऑफ कोर्स 1 से तो छोटा रहेगा ही रहेगा, भाई 2f जो है f जो है हाफ से बड़ा रहेगा, लेकिन ये मत भूल जाना कि f जो है हमारा 1 से छोटा भी रहेगा। तो यहां से क्या आया i - 1, इधर आया 1, इधर आया 2, तो i तुम्हारा कहां गया 2 से लेकर के 3 के बीच में, तो i की वैल्यू कहां है 2 और 3 के बीच में, मतलब i की वैल्यू क्या हुई 2 के बराबर। अब आप देखो i को 2 रखो, i को 2 रखा तो f क्या मिलेगा, f मिल जाएगा आपका 1/2, ठीक है, i को 2 रखा तो f की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, यही आ गई, तो आंसर क्या हो गया 2 + हाफ। एक वैल्यू क्या मिली 0, एक वैल्यू कितनी मिली 5/2, और ये दोनों ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर्स हो गए। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, क्या किया, अभी तक आप 2x देखते थे, इस बार आप x/2 देखेंगे, ठीक है, लेकिन आप पहले ट्राई करिए खुद से, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो खुद से आप ट्राई करिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सोल्यूशन, तो अपन क्या करें भाई x/2 वगैरह हटाना है, तो अपन क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, करने को कर सकते हैं हम ऐसे भी, लेकिन थोड़ा आसान बनाने के लिए हम x को मान लेते हैं 2p,
तो x को 2p मान लोगे, p कुछ भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि p इंटीजर है, p कुछ भी हो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2p तो होगा, हो सकता है ना भाई। ये 19.75 भी था तो मैं क्या लिखूंगा, p इज इक्वल टू 19.75/2। e भी था अगर x मान लो तो मैं क्या लिख दूंगा, p इज इक्वल टू e/2, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अपन ये नहीं कह रहे कि p इंटीजर है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया, इंटीजर पार्ट ऑफ 2p प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ p इज इक्वल टू 3p। अब आपके लिए थोड़ी चीजें आसान हो गई, ऐसे क्वेश्चन आपने देख रखे थे, ठीक है। इंटीजर पार्ट ऑफ 2p प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ p इज इक्वल टू 3p, इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप क्या करोगे, p को i प्लस f रख दो, ठीक है। ध्यान रखना ये जो p में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें फाइनल आंसर किसका चाहिए, x के लिए चाहिए, तो p को i प्लस f रख दो। 2i प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ 2f और प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ f इज इक्वल टू 3i प्लस 3f, ये आएगा, सॉरी इंटीजर पार्ट ऑफ f लिखा है मैंने, यहाँ पे आपका i आ जाएगा इज इक्वल टू 3i प्लस 3f, यही बन गया। यहाँ से 2i बाहर, 2f बचा इंटीजर पार्ट के अंदर, यहाँ से इंटीजर पार्ट ऑफ p विच इज i इज इक्वल टू 3i प्लस 3f, तो 3i तो अपना कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3f इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ 2f, यही आ गया है ना, 3f इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ 2f, बस इतना सा। चलो आगे बढ़ते हैं, हम फिर से केस लगाने पड़ेंगे। पहला केस कि जब 2f हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, दैट मींस कि f लाइज इन बिटवीन 0 टू हाफ, कितना होगा, अगर f हमारा 0 से हाफ के बीच है तो 3f की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गई। और इस भाई इंटीजर पार्ट ऑफ 2f इस समय कितना हो गया, 0 हो गया, इसका मतलब f कितना है, 0 के बराबर है, हो गया क्या, f की वैल्यू 0 और f 0 है, i की बात कर लेते हैं, तो i पे तो कोई कंडीशन ही नहीं आई, इसका मतलब i कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कोई भी इंटीजर रख लें, इसका मतलब यही हुआ ना इन दोनों का कि कोई भी इंटीजर रख लो, i कोई भी रख लो, f को 0 रखना है, इसका मतलब x कैन बी एनी इंटीजर, बोल सकते हैं कोई भी इंटीजर रख लें, क्योंकि i तो आ ही जाएगा, कोई सा भी सेटिस्फाई कर ही रहा है, f उसके लिए 0 होगा, बस यही रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो x कैन बी एनी इंटीजर, ये कहां से आया, केस 1 से। केस 2 देख लो, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में अपन डिस्कस कर लेते हैं, 2f जब 1 से बड़ा है, मतलब f हमारा हाफ से बड़ा है, ध्यान रहे 1 से छोटे वाली बात नहीं बोलेंगे, तो f अगर हमारा हाफ से 1 के बीच में है तो इसका मतलब क्या होगा कि 3f इज इक्वल टू कितना, 3f इज इक्वल टू 1, ठीक है। 2f आपका 1 से बड़ा हो गया तो इंटीजर पार्ट ऑफ 2f कितना निकल करके आया, 1, तो f की वैल्यू कितनी आई, 1/3, ठीक है। अब लेकिन आप देख रहे हो कि ये तो f 1/3 आ रहा है, हम कब सॉल्व कर रहे थे, f हमारा हाफ से बड़ा हो, इसका मतलब नो सच f एग्जिस्ट, अगर f ही नहीं है तो फिर हम आगे भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब क्या आ गया कि f बिलोंग्स टू 5, अगर f बिलोंग्स टू 5 है तो ऑफ कोर्स p बिलोंग्स टू भी क्या होगा, 5 ही होगा, ऐसा कोई p भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अगर f ही नहीं है तो p कहां से, ठीक है। तो केस 1 से ही हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन आया, और वो क्या था कि x कैन टेक एनी इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। फिर से आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को आप पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए वीडियो। तो क्या आएगा यहाँ पे, x और -x दिख रहा है, हमने कहा -x के लिए समय ही हम फॉर्मूला यूज करते हैं और इसको x में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, तो हमने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, पहला केस लिया मैंने, 2 केसेस लेने पड़ते थे ना, x अगर इंटीजर है और दूसरा अगर x इंटीजर नहीं है, तो पहला केस में लेता हूं जबकि x मेरा इंटीजर है, तो x अगर इंटीजर है तो कोई खास मुश्किल की बात ही नहीं है। ये भी क्या हुआ, इंटीजर, ये क्या आया, 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीजर, ऐसा कब पॉसिबल होगा, सिर्फ एक ही बार पॉसिबल होगा जब i की वैल्यू खुद कितनी हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। फिर आते हैं अपन केस 2, जबकि x इंटीजर नहीं है, इस बात को डिस्कस करते हैं। तो अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कैन बी रिटन एज 1 ठीक है, 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज इक्वल टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अब आप इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो, क्या बनेगा, इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस ये बना आपका 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू कितना बना आपका 2x, ये क्या बनेगा i, ये क्या बनेगा 1, ये क्या बनेगा f, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 2i प्लस 2f। अब यहां से क्या आया आपका, आपके पास आया i इज इक्वल टू, है ना, बल्कि इधर ही ले लेते हैं अपन,
f को एक साइड लिया मैंने पहले, तो 3f इज इक्वल टू -i+1, यही बन गया -i+1। तो f को आप i के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो, 1 - i/3। अब इसको कहाँ लाई करना चाहिए? इसको लाई करना चाहिए 0 और 1 के बीच में, बस यही है ना, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन तो अभी तक लगाई नहीं है हमने। तो 1 - i/3 यही देख लेते हैं, 1 - i/3 शुड लाई इन बिटवीन 0 to 1। तो आपके पास क्या आया, 1 - i, ठीक है, शुड लाई इन बिटवीन 0 to 3, और यहां से -i, इधर 2 आ गया और इधर क्या आ गया, -1 आ गया। तो i के लिए क्या आया, इधर -2 और इधर क्या आया, 1। अब बताओ i कौन सी वैल्यूज लेगा? -2 नहीं ले सकता, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो i कैन टेक -1, 0 एंड +1। i की वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आपको i पता है अगर, तो आप f निकाल सकते हैं। f कितना आएगा, लिख ही लेते हैं। i जब आपका -1 है तो वैल्यू f की कितनी आएगी, 2/3। i जब आपका 0 है तो f कितना आएगा, 1/3। और जब i आपका 1 है तो f कितना आएगा, 0। तो सोल्यूशन आपका क्या हो गया, एक सोल्यूशन हुआ -1 + 2/3, एक सोल्यूशन 0 + 1/3, एक सोल्यूशन 1 + 0। ये इसके लिए आपका करेक्ट आंसर्स हो गए। इसके अलावा अगर मैं कहूं तो एक यहां भी आ रखा था, ठीक है, केस 1 से i = 0। तो हमारे पास ओवरऑल 4 सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 2। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन आप आगे सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट में, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, और इसके अलावा एक और हम ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x - 1 का मॉड इज इक्वल टू 3 इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में करने हैं। ध्यान रहे, ये मॉड है, ये इंटीजर पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट। इस बार आप तीनों जो फंक्शंस आपने यहां पढ़े, मॉडुलस पढ़ लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया और उसके अलावा फ्रैक्शनल पढ़ लिया, तीनों पार्ट्स को हम एक साथ यहां पे क्लब करके यूज कर रहे हैं। आपको दोनों ही केसेस के लिए यहां पे भी फाइंड x और यहां पे भी फाइंड x की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। आप ट्राई कीजिएगा, कल के असाइनमेंट में आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हम एक और आसान सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है सिग्नम फंक्शन, ठीक है। सिग्नम फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिग्नम ऑफ x, बस यही है। सिग्नम फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, SGN और ब्रैकेट में x, ठीक है। सिग्नम ऑफ x, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। सिग्नम ऑफ x का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। सिग्नम ऑफ x मतलब बिल्कुल साइन जैसा है। सिग्नम ऑफ x, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन नहीं, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव वाला साइन, ठीक है। सिग्नम ऑफ x क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 के बराबर है तो इट इज 0, और अगर x कुछ भी 0 से छोटा है तो इट इज -1। बस सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू +1 अगर x कोई पॉजिटिव है, अगर आर्गुमेंट में कुछ निगेटिव है तो आउटकम -1, और आर्गुमेंट में अगर वैल्यू 0 है तो आउटकम भी क्या आएगा, 0 आएगा। बस यही सिग्नम ऑफ x है, ठीक। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाने का ट्राई करें सबसे पहले, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे आ रहा होगा, देखो 0 पे वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मार्क हो गया कि जब x की वैल्यू 0 है हम क्या बनाएंगे, y इज इक्वल टू सिग्नम x बनाएंगे। तो ये आपका 0 हो गया, x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 0। x इक्वल टू कुछ भी रखा हमने 0 से बड़ा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये बना दिया हमने, ठीक। और x की वैल्यू 0 से छोटी कोई भी रखी तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 के बराबर आएगा। तो सिग्नम के आर्गुमेंट में कुछ भी पॉजिटिव जाए हमेशा रिजल्ट क्या है, 1 है, y हमेशा 1 है। सिग्नम के आर्गुमेंट में कोई भी नेगेटिव x जाए तो रिजल्ट हमेशा कैसा है, -1 है। ये हमारा सिग्नम फंक्शन हो गया, और बस इतनी सी ही बात आपको यहां पढ़नी भी है। सिग्नम का इससे ज्यादा कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब अपन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या आएंगे। जैसे आपसे कहा गया कि सिग्नम ऑफ x² - 4x, ठीक है, और +3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो फाइंड x, क्वेश्चन यही है, ठीक है। बस कुछ खास नहीं रहता है इसमें, मान लो बस इतना आ गया, सिग्नम ऑफ x² - 4x + 3 इज इक्वल टू -1, देन फाइंड x। तो अब बताओ कैसे होगा। तो सिग्नम के आर्गुमेंट में क्या चीज जाए कि वैल्यू कैसी हो जाए, नेगेटिव। -1 वैल्यू कब होगी, जबकि सिग्नम का आर्गुमेंट कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए। अगर सिग्नम के आर्गुमेंट में कुछ नेगेटिव जाता है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझनी है कि यहाँ -1 लिखा है कि +1 या फिर 0। तो
तो यहां -1 लिखा था, इसका मतलब अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है। अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज लेस देन 0। सो x कहां से कहां तक लाई कर सकता है? 1 से 3 के बीच। एक आध और भी देख लेते हैं अपन एग्जांपल्स। जैसे सिग्नम, मान लो तुमसे कहा जाए कि इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 32, डिवीजन में हमने डाल दिया 1 माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हमें इसके लिए बताना है कि फाइंड x। ठीक, तो क्या करेंगे? अब आपको क्या पता चला? आउटकम 0 है, इसका मतलब अंदर क्या होगा? अंदर भी 0 होगा। तो इसलिए क्या आएगा? इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटीजर पार्ट ऑफ x प्लस 32 अपॉन 1 माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या पता चला कि न्यूमरेटर 0 कब होगा? इंटीजर पार्ट ऑफ x जब 4 या फिर 8 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ x 4 कब होगा? अब देखो इसका x क्या लिखोगे? इंटीजर पार्ट ऑफ x इक्वल टू 4 को देख करके कि x बिलोंग्स टू 4 से 5। ठीक है, 5 नॉट इंक्लूडेड। और दूसरा क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू 8 से 9 नॉट इंक्लूडेड। बस ये। ठीक है, x 4 से 5 या फिर x 8 से 9। लेकिन अब एक दिक्कत थी, इसको भी ध्यान देना चाहिए था। ये 1 माइनस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है ना, तो डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन ने एक कंडीशन लगा दी। वो कंडीशन क्या थी? कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू हाफ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हाफ के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या कहेंगे? 4 से 5 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन दिक्कत कहां हुई? जब फ्रैक्शनल पार्ट हाफ हो गया। तो क्या आएगा रिजल्ट? x बिलोंग्स टू 4 से 5 हम सब कुछ आंसर लिख लेते, लेकिन हाफ फ्रैक्शनल पार्ट वाला केस हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हाफ फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या हुआ? एक पॉइंट हट गया, 4 प्लस हाफ, ये हट गया। फिर इसी तरीके से देखो यहां पे भी x बिलोंग्स टू यहां पे क्या आएगा? 8 से 9 सब कुछ आ जाता, लेकिन एक पॉइंट हट गया। कौन सा? 8 प्लस हाफ, मतलब 17/2 वाला पॉइंट हट गया। तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, इससे एक, इससे भी आ गया। तो हमें तो दोनों से ही अपन खुश है ना। ये हो जाए तब भी ठीक, ये वाला रहता तब भी ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा? इन दोनों का यूनियन। 4 से 5 के बीच हो सकता है एक्सेप्ट 9/2, 8 से 9 के बीच हो सकता है 17/2 को छोड़ करके। तो इन दोनों का यूनियन जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिग्नम फंक्शन की तरह एक और इससे भी छोटी चीज है, वो है डिरिचलेट्स फंक्शन। नाम केवल बड़ा है, उसको भी अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डिरिचलेट्स फंक्शन। ठीक है, ये कुछ स्पेलिंग इसकी अजीब सी है, DIRICHLET। ठीक है, डिरिचलेट्स फंक्शन। तो डिरिचलेट्स फंक्शन में क्या है? fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जबकि x मतलब ऐसा नहीं है कि इसी को हम डिरिचलेट्स फंक्शन कहेंगे। इसका एक एग्जांपल मैंने लिखा है। बेसिकली ये क्यों अलग है, किस बेसिस पे अलग किया गया है, तो अपन बोलते हैं इस बेसिस पे कि ये कैसे डिफाइन है कि जब x रैशनल है, क्यों मतलब रैशनल नंबर सेट, तो x अगर रैशनल है तो हमें क्या देता है? 2x प्लस 3। जब x इररेशनल है तो हमें क्या देता है? -2। कुछ भी हो सकता है इनकी जगह, हो सकता है यहाँ +2 यहाँ -2 लिख दे, यहाँ पे -2 नीचे 2x प्लस 3 लिख दे, कुछ भी लिख दे। लेकिन इधर वाली डेफिनेशन कुछ इसी तरीके से होगी, x बिलोंग्स टू q और दूसरा x डज नॉट बिलोंग टू q। मतलब जब x रैशनल है तो एक डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, और जब x इररेशनल है तो एक दूसरी डेफिनेशन फॉलो हो रही है। और यहां से हम निकालते हैं fx, मतलब डिरिचलेट्स फंक्शन इसी को बोलते हैं। जबकि रैशनल टर्म्स के लिए, रैशनल वैल्यूज ऑफ x के लिए अलग डेफिनेशन हो उसकी, और इररेशनल वैल्यूज के लिए उसकी अलग डेफिनेशन हो। तो हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान लो तुमसे कहा गया f ऑफ पाई प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 9/2 प्लस f ऑफ -e। ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकालिए। तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं। पाई कैसा है? रैशनल है? नहीं, इररेशनल है। तो कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेगा? नीचे वाली डेफिनेशन क्या है? -2 लिख दो, -2 बस। f1 क्या है? रैशनल है। कौन सी डेफिनेशन फॉलो करेगा? ऊपर वाली। कितनी है वैल्यू? यहां से देख सकते हो 2x प्लस 3, मतलब 2 × 1 + 3 मतलब 5। फिर 9/2, ये भी तो रैशनल था, यहां से डेफिनेशन लेगा तो कितना आएगा? 9 + 3, इतना हो गया। f ऑफ -e की बात करें, -e कैसा है? इररेशनल है। तो इररेशनल है तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी। कितनी है यहाँ पे? -2। ये वैल्यू आपकी आ गई है सॉल्व करके। डिरिचलेट्स फंक्शन बस इतना ही है। आपको ये कुछ भी दिया जा सकता है,
ठीक है। लेकिन यहां पे यही सिर्फ दो चीजें होंगी, एक्स रैशनल और एक्स इररेशनल। रैशनल के लिए एक तरीके की डेफिनेशन, इररेशनल के लिए अलग तरीके की डेफिनेशन। यही हमारा डिरिचलेट्स फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली इसको कंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब के लिए हम आगे यूज करेंगे कैलकुलस में जाकर के, वहां पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। बाकी तो अभी के लिए इसका मतलब बस अभी आपके जीवन में इतना ही कंट्रीब्यूशन रहने वाला है कि आप देख लो कि रैशनल लिखा है या इररेशनल, और सामने वाली डेफिनेशन आप यूज कर लो। तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर ये एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में और किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ग्राफ्स को। थैंक यू ऑल।